नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल टेक बाबू ज्ञान। दोस्तों, मॉनेटरी कंपनसेशन एक ऐसा कंपनसेशन है जो एम्प्लॉय के डेथ होने के बाद में उसकी पत्नी को दिया जाता है। वो दोस्तों कितना दिया जाता है, कब से मॉनेटरी कंपनसेशन की स्कीम प्रावधान शुरू हुआ था हमारी कोल इंडिया में, और वर्तमान में अभी मॉनेटरी कंपनसेशन का कितना राशि का भुगतान किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के बारे में बताऊंगा कि मॉनेटरी कंपनसेशन कब से शुरू हुआ और एग्जीक्यूटिव को कितना मिलता है और नॉन एग्जीक्यूटिव को कितना मिलता है, किस अवस्था में कितना दिया जाता है, यदि नॉर्मल डेथ हुई है तो कितना दिया जाएगा, और यदि फैटल एक्सीडेंट हुआ है तो उस एम्प्लॉय की जो महिला होगी, उसकी जो पत्नी होगी, उसको मॉनेटरी कंपनसेशन कितना दिया जाएगा। संपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंच सके। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक संपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं कि किस अवस्था में मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान किया जाएगा। मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान करने के लिए बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती है। कुछ कंडीशंस हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि किसी एम्प्लॉय ड्यूटी करते करते यदि उसकी डेथ हो जाती है, चाहे वो नेचुरल डेथ हो चाहे फैटल एक्सीडेंट हो, और उसकी पत्नी नौकरी नहीं लेना चाहती है, तो नौकरी के स्थान पर कंपनी उसे मासिक आर्थिक सहायता राशि के रूप में मासिक भत्ता का भुगतान करेगी, जिसे हम मॉनेटरी कंपनसेशन कहते हैं। दूसरी अवस्था ये हो सकती है दोस्तों कि यदि एम्प्लॉय और उसकी पत्नी से उसका एक पुत्र है और जिसकी उम्र 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच की है, तो उसे मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान तब तक किया जाएगा जब तक उसका पुत्र 18 वर्ष का नहीं हो जाता और वो नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर देता। ये सेकंड कंडीशन हो गई दोस्तों। आप अच्छे समझ लीजिए, 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में हो तभी उस बच्चे को लाइव रोस्टर में रखा जाएगा। और NCW 5 में क्लियरली लिखा हुआ है, हर NCW में क्लियरली लिखा हुआ है कि मेल डिपेंडेंट को लाइव रोस्टर में रखना है। अगली कंडीशन हम समझते हैं कि हम मॉनेटरी कंपनसेशन और किस अवस्था में ले सकते हैं। मॉनेटरी कंपनसेशन लेने की तीसरी अवस्था ये हो सकती है कि यदि उसका जो पुत्र है वो 12 वर्ष से कम हो, महिला या तो नौकरी नहीं लेना चाहती हो या फिर अनफिट हो गई हो। यदि उसने आवेदन किया है नौकरी के लिए, उसका सैंक्शन आ गया है और जब उसका मेडिकल हो गया तो मेडिकल होने के बाद में उसको अनफिट कर दिया गया, इस अवस्था में भी वह महिला मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। मतलब उसे नौकरी के एवज में मासिक आर्थिक सहायता राशि का प्रति माह का भुगतान किया जा सकता है। अगली कंडीशन दोस्तों यह है कि यदि किसी एम्प्लॉय की मृत्यु ऑन रोल हो जाती है और उसकी पत्नी की उम्र 45 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो इस अवस्था में भी वह महिला नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकती। इस अवस्था में उसे मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए ही आवेदन करना होगा। मॉनेटरी कंपनसेशन का आवेदन हम कब तक कर सकते हैं? मॉनेटरी कंपनसेशन का आवेदन आपको जल्द से जल्द करना होगा। जैसे ही आपने मृत्यु प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा किया, आपको स्टक ऑफ रोल का ऑर्डर मिला, यानी कि एम्प्लॉय के का रोल से नाम पृथक करने का आदेश मिल गया, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन कर देना है। चाहे या तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए करिए, रोजगार के लिए करिए, या फिर मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए करिए। अब दोस्तों जानते हैं कि मॉनेटरी कंपनसेशन आपको कब तक दिया जाएगा। मॉनेटरी कंपनसेशन प्राप्त करने की दो अवस्थाएं हो सकती है। पहली अवस्था है या तो जिसे मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जा रहा है उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले अगर हो गई हो, तो तब तक उस महिला को मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। और यदि अगर उसकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले नहीं हुई है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक का मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक आपको मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। 60 वर्ष के पूर्ण होने के बाद में यदि महिला 60 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेती है तो उसे मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बंद कर दिया जाएगा, यानी कि मॉनेटरी कंपनसेशन का जो भुगतान है अब उसको 60 वर्ष पूर्ण करने के बाद में नहीं दिया जाएगा। यदि उस महिला की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए किसी महिला की उम्र 51 वर्ष में यदि उसे मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान शुरू कर दिया गया और 58 वर्ष की उम्र आते तक यदि उस महिला की मृत्यु हो गई,
तो उसे मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान उस मृत्यु की तिथि तक दिया जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि मॉनेटरी कंपनसेशन का ये जो प्रावधान है ये किस एनसीडब्ल्यू से अस्तित्व में आया, ये प्रावधान कब से शुरू किया गया और पहली बार इसे कब लागू किया गया, किस एनसीडब्ल्यू में कितनी राशि का भुगतान किया जाता था। और आज हमारा एनसीडब्ल्यू 10 भी खत्म हो गया, एनसीडब्ल्यू 11 आ गया है, तो अभी तक आज दिनांक तक कितनी राशि का भुगतान मॉनेटरी कंपनसेशन के रूप में किया जा रहा है। इसमें दोस्तों हम एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों का फिगर बताएंगे। आप चाहें तो कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे एक पीडीएफ दे दूंगा, आप वो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप तक एक डाटा सिक्योर हो सके, आपके पास में एक सुरक्षित डाटा ऐसा मिल सके कि जो आगे आपको हमेशा एग्जाम में काम आए। मॉनेटरी कंपनसेशन का जो प्रावधान है जो कि एम्प्लॉयमेंट के एवज में दिया जाता है, ये पहली बार अस्तित्व में आया एनसीडब्ल्यू 5 में। एनसीडब्ल्यू 5 का जो अवधि थी 1/7/1991 से 30/6/1996 तक रही। इसके बीच के जो भी एम्प्लॉय थे, इस बीच में यदि कोई एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव की डेथ हुई तो उसे मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान का प्रावधान मिला, उसे लाभ मिला और यहीं से मॉनेटरी कंपनसेशन की शुरुआत हुई। चलिए मैं आपको बताता हूं कि नॉन एग्जीक्यूटिव को एनसीडब्ल्यू 5 में कितना मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान किया जाता था। यदि किसी एम्प्लॉय की ऑन रोल डेथ हो गई है, नेचुरल डेथ और फैटल एक्सीडेंट अगर हुआ है, तो दोनों में अलग अलग राशि का भुगतान किया जाता था। ये समय के साथ में फिर दोनों राशियों को सेम कर दिया गया। दोनों कंडीशंस में यदि एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उस राशि को सेम कर दिया गया। कंपनी द्वारा एक नियम निर्धारित किया गया है कि कैटेगरी 1 जो कंपनी का सबसे लोअर ग्रेड है, यदि वो नॉन एग्जीक्यूटिव की डेथ हुई है तो उसकी आश्रित महिला जो उसकी पत्नी है उसे कैटेगरी 1 का बेसिक दिया जाएगा, और यदि किसी एग्जीक्यूटिव की डेथ हुई है तो उससे E1 यानी अधिकारी का सबसे लोअर ग्रेड जो है E1 उसका बेसिक दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि एनसीडब्ल्यू 5 में कितनी राशि का भुगतान किया जाता था नेचुरल डेथ में और फैटल एक्सीडेंट। नेचुरल डेथ में यदि नॉन एग्जीक्यूटिव की डेथ होती थी तो उसकी आश्रित जो महिला थी उसे 2000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता था, और यदि कंपनी प्रीमाइस के अंदर या फिर जहां वो काम कर रहा है उस कार्यस्थल के आसपास या उस कार्यस्थल पे यदि उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, जिसे हम फैटल एक्सीडेंट के नाम से जानते हैं, तो उसकी जो आश्रित महिला थी, उसकी जो पत्नी थी, उसे 3000 रुपये राशि का भुगतान किया जाता था। एनसीडब्ल्यू 5 के अनुसार जब एम्प्लॉय की डेथ हुई, यदि उसके पास में कोई मेल चाइल्ड है और उसकी उम्र 14 वर्ष से अधिक है और 18 वर्ष से कम है, तो उस बच्चे को भी लाइव रोस्टर में रखने का प्रावधान था, जो कि एनसीडब्ल्यू 6 में 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में कर दिया गया। यानी कि दोस्तों 6 के पहले जो 5 लगा था उसमें 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के बच्चे को ही लाइव रोस्टर में रखते थे, और एनसीडब्ल्यू में क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ मेल डिपेंडेंट को ही लाइव रोस्टर में रखा जाएगा, अन्य किसी को लाइव रोस्टर में रखने का प्रावधान नहीं। दोस्तों इस अवधि के दौरान एग्जीक्यूटिव की यदि डेथ हो जाती थी तो उनको मॉनेटरी कंपनसेशन देने का कोई प्रावधान नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटिव की डेथ में लाइव रोस्टर में भी रखने का कोई प्रावधान नहीं है, ना तो 5 में था, ना 6, ना 7, और ना ही आज हमारे जो वर्तमान में 10 खत्म हुआ है और 11 लगा है, इसमें भी कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इनका जो वेज एग्रीमेंट है, इनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो अलग कमेटी लेती है, लेकिन आज दिनांक तक इनकी जितनी भी डिपेंडेंट पॉलिसीज है उसमें लाइव रोस्टर में रखने का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब हम जानते हैं दोस्तों एनसीडब्ल्यू 6 में यदि नेचुरल डेथ थी या फिर फैटल एक्सीडेंट था तब कितनी राशि का भुगतान किया जाता था। एनसीडब्ल्यू 6 के अनुसार यदि किसी नॉन एग्जीक्यूटिव की नेचुरल डेथ होती थी तो उसे 3000 रुपये राशि का मॉनेटरी कंपनसेशन का भुगतान किया जाता था उसकी पत्नी को, और यदि फैटल एक्सीडेंट होता था तो उसकी पत्नी को 4000 रुपये प्रति माह के रूप से मासिक आर्थिक सहायता राशि का भुगतान किया जाता था। और यहीं पर दोस्तों जब किसी एग्जीक्यूटिव की डेथ हो जाती थी तो उसकी पत्नी को 4500 रुपये नेचुरल डेथ पे भुगतान किया जाता था, और यदि फैटल एक्सीडेंट होता था तो 6000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उस आश्रित महिला को भुगतान किया जाता था। अब हम आते हैं एनसीडब्ल्यू 7 में कितनी राशि का भुगतान किया जाता था वो अब हम जानते हैं। दोस्तों जो एनसीडब्ल्यू 6 में जितनी राशि निर्धारित की गई थी वही राशि एनसीडब्ल्यू 7 पे भी एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए सेम थी,
और उसमें लाइव रोस्टर की जो पॉलिसी थी वो भी सेम थी। यानी कि दोस्तों यदि एम्प्लॉय की नॉन एग्जीक्यूटिव की अगर डेथ हो जाती थी तो उसका बच्चा यदि 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में है तो उसे लाइव रोस्टर में रखा जाता था, और एग्जीक्यूटिव के इसमें उस लाइव रोस्टर में रखने का कोई प्रावधान नहीं था। अब हम आते हैं NCW 8 में। NCW 8 में यदि किसी नॉन एग्जीक्यूटिव की नेचुरल डेथ होती थी या फैटल एक्सीडेंट होता था तो दोनों ही अमाउंट को सिमिलर कर दिया गया। यहाँ से आपको उस आश्रित महिला को जो भी राशि मिलती थी, चाहे वो उसके हस्बैंड फैटल एक्सीडेंट पे डेथ किए हो चाहे नेचुरल डेथ किए हो, उनको मासिक आर्थिक सहायता राशि के रूप में 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाता था। और सेम राशि दोस्तों एग्जीक्यूटिव की आश्रित वाइफ को भी मिलती थी, उनकी पत्नियों को भी सेम राशि का भुगतान किया जाता था। यानी दोस्तों उस अवधि के दौरान यदि किसी एग्जीक्यूटिव की डेथ हो जाती है तो उसकी आश्रित जो महिला थी उसे 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाता था। अब हम आते हैं NCW 9 में। NCW 9 में नेचुरल डेथ या फैटल एक्सीडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव केस में 15,712 रुपये 62 पैसे उसकी आश्रित महिला यानी उसकी वाइफ को भुगतान किया जाता था, और एग्जीक्यूटिव के केस में 16,400 रुपये यानी ईवन का जो बेसिक था उस राशि का भुगतान किया जाता था दोनों ही केस में, चाहे वो नेचुरल डेथ उस अधिकारी की हुई हो चाहे फैटल एक्सीडेंट हुआ हो, दोनों ही अवस्था में उन्हें 16,400 रुपये की राशि का भुगतान किया जाता था। और अंतिम हम देखते हैं NCW 10। NCW 10 में यदि किसी नॉन एग्जीक्यूटिव की डेथ हो जाती है तो उसे कैटेगरी 1 का बेसिक दिया जाता था 26,292 रुपये 97 पैसे, चाहे एम्प्लॉय की नेचुरल डेथ हो चाहे फैटल एक्सीडेंट हुआ हो, दोनों ही अवस्था में उसे कैटेगरी 1 का बेसिक 26,000 रुपये 297 पैसे का भुगतान किया जाता था। और वहीं पर यदि किसी एग्जीक्यूटिव की डेथ हो जाती है तो उस अवस्था में उसे E1 का बेसिक दिया जाता था 40,000 रुपये प्रति माह। उसकी आश्रित जो महिला थी, उसकी जो पत्नी थी, वो एप्लीकेशन करती कि मुझे मॉनिटरी कंपनसेशन का भुगतान दिया जाए तो उसे 40,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाता था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एग्जीक्यूटिव के केस में लाइव रोस्टर रखने का कोई प्रावधान नहीं है, और NCW 6 के बाद से अभी तक 10 जो कि हम वेजवर्ड एम्प्लॉयज नॉन एग्जीक्यूटिव को इम्प्लीमेंट करता है, उसमें दोस्तों लाइव रोस्टर की जो उम्र रखी गई पुत्र को लाइव रोस्टर में रखने के लिए वो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच ही रखी गई है। अभी तक इसमें कुछ संशोधन नहीं हुआ है। हो सकता है NCW 11 पे हमको कुछ नया अपडेट देखने को मिले। यदि कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी जरूर देंगे। आप दोस्तों ये जानकारी को कहीं नोट जरूर कर लें ताकि आपको आगे भविष्य में काम आए। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी जरूर बताएं ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।